स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और सकुशल होंगे, आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही होगी। एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में उस तैयारी की परख के लिए, उस तैयारी की गहराई को मापने के लिए, उसका आकलन करने के लिए कुछ नए प्रश्नों के साथ एक बार पुनः आपकी अनंतिम सफलता सुनिश्चित करने में यह तैयारी आपकी मदद कर सके, आप स्वर्णिम सफलता का वर्ण कर सकें। आइए शुरुआत करेंगे अपनी एक नए टेस्ट सीरीज की। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें प्रवेश करने की एक प्रक्रिया है। इस चक्रव्यूह में आप प्रवेश करके अपने तर्कस में जितने तीर हैं उनको आजमाइए और इस व्यूह रचना को छिन्न भिन्न कर दीजिए और अपनी आपके अंदर जो प्रतिभा है, आपके अंदर जो योग्यता है, उसका आकलन करिए। आइए शुरुआत करते हैं इसमें प्रवेश की। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, उसको पूरा करते हैं और यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है। अब यह टेस्ट सीरीज खुल जाएगा। स्टार्ट क्विज जैसे ही आप बटन दबाएंगे यह क्विज खुल जाएगा और उसके बाद आपको एक निश्चित समय के दायरे में इस टेस्ट सीरीज के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इससे पूर्व भी मैंने आपको कई टेस्ट सीरीज से अवगत कराया है। यह बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है जिसमें दोनों वर्जन में प्रश्न रहेंगे। उन सारी बातों से आप अवगत हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है जो करंट अफेयर्स के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं, 6 यूनिट से रिलेटेड सारे प्रश्नों को मैंने इसमें सम्मिलित किया है। इसमें मैंडेटरी जो आयोग की है, जैसा कि मैं आपको बार बार पैटर्नों से अवगत कराता रहा हूँ, जैसा कि आयोग की मैंडेटरी है, कम से कम 4 प्रश्नों को एक यूनिट से पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभी इसका अनुपालन आयोग खुद भी अनुपालित करता है, संशय की स्थिति रहती है। इससे पूर्व के विज्ञापनों में एक बार आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स के प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। बहरहाल हम उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए प्रश्नों की शुरुआत करेंगे जो डिवोटेड है करंट अफेयर्स के लिए। पहला प्रश्न देखें। जून 2021 को 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? Who among the following started the सुरक्षित हम सुरक्षित तुम campaign in 112 aspirational districts on 8th June 2021? दोस्तों, आकांक्षी जिलों की यहाँ पर बात की गई है। पहले तो आप ये समझ लीजिएगा, यह वे जिले होते हैं जो सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रगति जिनमें देखी जाती है और जो कम विकसित इलाकों के तौर पर जाने जाते हैं। और यहाँ पर यह जो शुरुआत की गई है किसके द्वारा की गई है, इसका आंसर आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दृष्टिगत हो रहे हैं। पर्याप्त समय आपके पास है, 30 मिनट का समय है, 30 प्रश्न है। आप समझें, उसका आंसर दें। अंततोगत्वा मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। इसका जो सही आंसर होगा, इसमें 2 जो आपको दिख रहे हैं, नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन, ए और बी दोनों बोथ इसका सही जवाब होगा, यानी कि डी इसका सही जवाब होगा। हम आपको बता दें कि कोविड-19 रोगियों को घर पर देखभाल में सहायता प्रदान करने के लिए इस तरह की योजना की शुरुआत आकांक्षी जिलों में की गई थी। तो आप इसको अपने जेहन में रख लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न एक परंपरागत रूप से आयोग में आते रहते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं जो स्पोर्ट्स से है। स्पोर्ट्स आपके सिलेबस का हिस्सा है। दोस्तों, जैसा कि बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि यद्यपि करंट अफेयर्स का सिलेबस वास्ट है, लेकिन अगर आप पैटर्नों के अनुकूल चलते हैं तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सही दिशा में आपका प्रयास होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ स्पोर्ट्स आपके सिलेबस का हिस्सा है और यहाँ पर करंट स्पोर्ट्स को हमने शामिल किया है। यद्यपि आप
जब भी अपनी प्रिपरेशन करें, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी या फिर कौन खिलाड़ी किस स्पोर्ट्स के लिए फेमस है, ओलंपिक में जाने वाले नए खिलाड़ियों की सूची क्या है, इन सारे प्रश्नों को अपने मेमोरी में अवश्य रखिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न को देखते हैं। जून 2021 में किस खिलाड़ी को आईसीसी द्वारा हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर दृष्टिगत हैं और इसका जो सही जवाब होगा वह है वीनू मांकड। वीनू मांकड भारतीय क्रिकेटर जो 1952 में के दौर में रहे थे, उनको अभी शामिल किया गया आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में। और एक बात और बता दूं मैं आपको इनके संदर्भ में कि ये दुनिया के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सभी 11 पदों पर बल्लेबाजी करने वाले केवल 3 खिलाड़ियों में से एक हैं। तो इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा। वीनू मांकड जून 2021 आईसीसी द्वारा हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित होने वाले। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखें। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शिखर सम्मेलन में वन अर्थ वन हेल्थ का विचार रखा? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दृष्टिगत हो रहे हैं। इन विच समिट डिड पीएम नरेंद्र मोदी पुट फोर्थ द आइडिया ऑफ वन अर्थ वन हेल्थ? यहाँ पे 4 ऑप्शन आप दृष्टिगत हो रहे हैं आपको, और इसमें आपको बताना है किस शिखर सम्मेलन में। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, यहाँ इसका जो सही जवाब है वह है G7। ग्रुप 7 के जो कंट्रीज हैं उसमें भारत मेंबर नहीं है। यह एक इनवाइटिंग मेंबर के रूप में वर्चुअली नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि इसमें विश्व के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वही सम्मिलित हैं G7 में। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी में नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री ने जो वन अर्थ वन हेल्थ अप्रोच की बात की है, उसमें उन्होंने कहा कि जो कोविड-19 वैक्सीन है उसके जो पेटेंट हैं उसको फ्री कर दिया जाए, जिससे कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं पूरे विश्व में सभी को मिल सकें और कोई व्यवधान उपस्थित न हो। आप समझ चुके होंगे वन अर्थ वन हेल्थ। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स विच स्टेट है द फर्स्ट रैंक? अब आपको यहाँ पर बताना है कि किस स्टेट को इस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दृष्टिगत हो रहे हैं, दिख रहे हैं, जिनमें एक बार केरला ने पुनः केरला रिटेन्स टॉप स्पॉट अगेन, और केरला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि इसमें जो सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है मैं आपको बता दूं बिहार को प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वह टॉप की पूछी गई है, बात की गई है, SDG रैंकिंग की बात की गई है। इसको अपने दिमाग में आप रखिएगा और केरला इसका सही जवाब हुआ। बढ़ते हुए हम आ गए हैं 5वें प्रश्न की तरफ, और 5वां प्रश्न एक बार पुनः करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य कितनी अवधि के लिए चुना गया है? भारत जो है वह सदस्य चुना गया है, लेकिन कितने टर्म के लिए, कितने ईयर्स के लिए चुना गया है? यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 2022 से 2024। 2022 से 2024 के लिए भारत को इसका मेंबर चुना गया है। ये इसका सही जवाब हुआ। अब हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है एक बार बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और निश्चित तौर पर यह छपने वाला प्रश्न हो सकता है। इसको आप अपनी स्मृतियों से विस्मृत नहीं करिएगा। यहाँ देखिए, रणजीत सिंह दिसाले
को विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। ये सदैव से मेरा प्रयास होता है कि आपको इस तरह के प्रश्न दूं जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि ये सारे प्रश्नों के PDF जितने मेरी टेस्ट सीरीज है, जितने मैंने प्रैक्टिस सेट बनाए हैं अभी तक, जो 900 प्रश्नों की मेरी प्रैक्टिस सेट है या फिर 400 प्रश्नों का जो मेरा करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट है, इस सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं, सारे जो मटेरियल्स हैं, जो भी PDF हैं, जो भी नोट्स है, जो भी हमारे वीडियोज़ हैं, रिलेटेड वीडियोज़, जो सेलेक्टेड वीडियोज़ हैं, वे सारे आपको बड़े ही न्यूनतम कॉस्ट पे उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप हमें व्हाट्सएप करते हैं, उस प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बात और मैं बता दूं कि वे सारे मटेरियल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में मिलते हैं। खास तौर पर प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज आपको निश्चित तौर पर इंग्लिश वर्जन में भी उपलब्ध हो पाएंगे, जिससे कि आपकी अनंतिम सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप अगर अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, सो फार सो गुड, लेकिन अगर किंचित कहीं भी ये लगता है कि आपको नीडफुल है, थोड़े से हेल्प की आवश्यकता है, पैटर्न की आवश्यकता है, कुछ सेलेक्टेड प्रश्नों की आवश्यकता है, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी, और वो सारी चीज़ें आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं थोड़ी सी न्यूनतम राशि चुका करके। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और मैं बता दूं अगला प्रश्न भी समाप्त नहीं हुआ है। रणजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? रणजीत सिंह दिसाले को। एक प्रश्न हो गया। उनको इनसे पूर्व किस वैश्विक अवार्ड के लिए चुना गया था? यहाँ पर 2 प्रश्न मिल चुके हैं। किस वैश्विक अवार्ड के लिए चुना गया था? ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए। महाराष्ट्र के सोलापुर के सरकारी स्कूल के शिक्षक रणजीत सिंह दिसाले को ग्लोबल टीचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसके अंतर्गत उन्हें 140 देशों के 12,000 प्रविष्टियों में से उनको चुना गया था और 7 करोड़ रुपए से पुरस्कृत किया गया था। और QR कोड के संदर्भ में इन्होंने ज़बरदस्त जानकारी दी थी। तो रणजीत सिंह दिसाले, जिनको कि विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार अभी नियुक्त किया गया है, इससे पूर्व इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सारी बातें आपके जहन में आ चुकी होंगी। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। समय को देखते हुए यथाशीघ्र इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब हम आ गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों की तरफ, और उस प्रश्न को देखें, इसमें से कौन सा शोध हाइपोथेसिस की सत्यता, प्रामाणिकता तथा विश्वसनीयता की जांच प्रक्रिया है? दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंटल जो शोध है, एक्सपेरिमेंटल शोध जो है इस प्रक्रिया का अंग होता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान की एक प्रमुख विधि है जिसमें कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है। यानी कि 7वें का ए बिल्कुल सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखें कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न है कि मोर्फोग्राफ इज रिलेटेड टू व्हाट, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म मोर्फोग्राफ रिलेटेड। जैसे डिस्लेक्सिया है, मोर्फोग्राफ है, कुछ ऐसे टर्म है, एंड्रोगॉगी है, पेडोगॉगी है, इन सारे टर्म को आप अपने जहन में अवश्य रखिएगा। यद्यपि मैं अपने टेस्ट सीरीज में, अपने प्रैक्टिस सेट में इन सारी बातों को रखता हूं, जिससे कि परंपरागत रूप से आपको प्रश्न मिल सके, क्योंकि प्रश्नों को तैयार करने की एक श्रृंखला है जिसको कि मैं अनुपालन करने की कोशिश सुनिश्चित करता हूं। तो यहाँ मोर्फोग्राफ है, या किसके लिए होता है, किससे रिलेटेड है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा सुधारात्मक वर्तन, यानी करेक्टिव स्पेलिंग। ये इसका सही जवाब होगा। बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की तरफ। और 9वां प्रश्न देखें, जैसा कि आप जानते हैं आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है हायर एजुकेशन, और उसमें UGC की भूमिका कंसर्निंग कॉलेजेज, कंसर्निंग यूनिवर्सिटी, चाहे वह डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वह राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हो, उसका वित्तीय समावेशन हो, वो सारी बातें सम्मिलित हैं उसमें। और यहाँ पर एक प्रश्न को मैंने चयनित किया है, प्रकृति के सानिध्य में स्थित किस विश्वविद्यालय से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर मुख्य रूप से संबंधित रहे हैं? गुरुदेव, वर्ल्ड पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, फाउंडर जैसे कि मदन मोहन मालवीय जो है आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के फाउंडर रहे हैं। उसी तरह से मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब होगा वह निश्चित तौर पर आपके जहन में होगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी रविंद्रनाथ टैगोर। प्रकृति की गोद में अभी भी वहाँ पे
यह माना जाता है कि अभी भी जो वहाँ पे क्लासेज हैं वह पेड़ के छाया के नीचे संचालित की जाती हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर से आप निश्चित रूप से अवगत होंगे, उनकी गीतांजलि से अवगत होंगे। 1913 में मिले हुए उनको प्रथम एशियाई व्यक्ति जिसको कि लिटरेचर में, साहित्य में नोबेल प्राइज मिला था। इन सारी बातों से आप अवगत होंगे। बढ़ेंगे हम 10वें प्रश्न की तरफ। और 10वां जो प्रश्न है, एक बार आप देखें, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह है, इससे प्रश्न कई बार आते हैं। डेल कोन एक्सपीरियंस, जो त्रिकोणीय अनुभव, जो शिक्षण अभिरुचि में डेल का जो अनुभव त्रिकोण मॉडल है, उसका संबंध किससे है? हम आपको बता दें कि डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड टीचिंग एंड लर्निंग मॉडल्स दैट अलाउज टीचर टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंक्रीज द रिटेंशन रेट ऑफ लर्नर्स। तो यहाँ पर इसका जो संबंध है वह टीचिंग मेथड एंड एड से है। ए इसका सही जवाब होगा, 10वें का ए। अब बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने सारे यूनिट को टच किया है, तो हम अब आ जाएंगे किसके तरफ? अब हम आ जाएंगे आईसीटी की तरफ। आईसीटी सारे जितने भी यूनिट हैं सारे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उसमें आईसीटी भी एक है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राहें कठिन हैं, निश्चित तौर पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसमें जीके की भूमिका निश्चित तौर पर सर्वोपरि हो जाती है। मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि आप अपने सब्जेक्ट के माहिर हो, महारथी हो, लेकिन जीके में भी आपको माहिर बनना पड़ेगा, क्योंकि आयोग को या किसी भी नियामक संस्था को आपसे परफेक्शन की आशा की जा रही है। आप अगर इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और अगर आपको देश के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में अगर जानकारी चाहिए, देश की संस्कृति के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो वहाँ पर सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर से काम नहीं चलेगा। वहाँ पर आपको थोड़ी सी बातें उस संदर्भ में जाननी ही होंगी, चाहे आप जूलॉजी के हों, बॉटनी के हों, कॉमर्स के हों। आपको सर्वांगीण विकास अपना करना होगा, क्योंकि जब आपका सर्वांगीण विकास होगा तो समाज का सर्वांगीण विकास होगा। जिन छात्रों को आप शिक्षित करेंगे, उनको शिक्षित करने के लिए आपको स्वयं उसकी जानकारी रखनी होगी, क्योंकि आपके कंधे पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त उत्तरदायित्व तिरोहित रहता है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसमें आईसीटी में जो प्रश्न हमने चयनित किया है उसके क्या क्या पैटर्न हैं, आइए इसको देखते हैं। उससे पूर्व हम कह दें दोस्तों कि अब आपको बस थोड़े से पेशेंस के साथ अपनी इस तैयारी को दिशा देनी है। अरे, जिसमें कहा ही जाता है कि वह पथ क्या, वह पथिक ही क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आइए प्रश्नों को देखते हैं। कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, ध्यान दीजिएगा और प्रश्न को देखिएगा, कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा उच्च स्तरीय भाषा में तैयार प्रोग्राम, उच्च स्तरीय भाषा में तैयार प्रोग्राम को मशीनी भाषा में एक एक लाइन परिवर्तित करता है। अब यहाँ पर आप इस ऑप्शन को देखें कि विच लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम प्रिपेयर्ड इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज वन लाइन बाय द सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे जो इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, असेंबलर है, MS-DOS है, इसमें इंटरप्रेटर इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, मैंने समय को देखा नहीं और समय बड़ी न तेज़ी से बीत रहा है। समझाने के दौरान मैं इन बातों को भूल गया कि मैं प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करा करके बल्कि आपको टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व किया हूं। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वह होगा इंटरप्रेटर। अगर कभी ऐसा पूछे कि वंस अ टाइम पूरी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है, तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को परिवर्तित कर देता है, जबकि जो इंटरप्रेटर है वह लाइन बाय लाइन करता है। बढ़ेंगे 12वें प्रश्न की तरफ। और 12वां प्रश्न एक बार कंप्यूटर से होगा, स्वाभाविक है आपका आईसीटी से होगा। और इसमें कह रहा है इनमें से किस सॉफ्टवेयर को सोर्स कोड के रूप में जाना जाता है? कर्नेल इसका सही जवाब होगा। कर्नेल को हम लोग सोर्स कोड के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है ARPANET। ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी क्या है? व्हाट इज ARPANET? आपको बता दें, द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क वाज द फर्स्ट वाइड एरिया नेटवर्क, यानी विश्व का पहला वैन है। इसका सही जवाब हुआ ए। बढ़ेंगे 14वें प्रश्न के। सारे पैटर्नों से आप अवगत होते चलिएगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको आ रहे होंगे आप आंसर लगाते चलिएगा, नहीं आ रहे होंगे आप इसका आंसर देख लीजिएगा। और
अपनी तैयारी को परखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह ट्रेडिशनल है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम? SIM। जैसा कि आप जानते हैं सिम से सारे लोग अवगत हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसका सही जवाब होगा। ट्रेडिशनल प्रश्न है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपका आ गया, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगला जो प्रश्न होगा वो 4 प्रश्नों या 5 प्रश्नों या 6 प्रश्नों के बाद मैं अगले यूनिट पर जाऊंगा, और अगले यूनिट पर मैं आ गया, और वह है आपका मैन एंड एनवायरनमेंट, जो आपका चौथा यूनिट है। यहाँ पर प्रश्न देखें, कह रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी, यह किस राज्य से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 प्रश्न एक बार पुनः बन रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को आप निश्चित तौर पर अपने ध्यान में रखिएगा, जिससे संबंधित प्रश्न आयोग में आ चुका है, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, जो एनवायरमेंटल इश्यूज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप इसको ध्यान में रखिएगा। क्या हो गया? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके जो चेयरमैन हैं वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। आदर्श कुमार गोयल संबंधित प्रश्न भी आ चुका है। और जो यह प्रश्न पूछ रहा है इसमें जो कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो मान्यता दी, और यह कहाँ की नदी है, तो यह यहाँ कहाँ का प्रोजेक्ट है, तो यह गुजरात का प्रोजेक्ट है, जो स्पेशली जो क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, टर्टल्स वगैरह से रिलेटेड जो उस नदी की विशेषता थी, धरोहर थे, इसको लेकर के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको मान्यता दी। विश्वामित्री नदी, गुजरात, सही जवाब। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखें, अगला प्रश्न है IUCN के रेड डाटा बुक में संकटापन्न यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न है उसको ध्यान से सुनिएगा। इन विच कलर पेजेस आर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल शोन इन द IUCN रेड डाटा बुक? रेड डाटा बुक से आप अवगत हैं। और द रेड कलर, इसमें जो 3 कलर होते हैं उसमें आप ध्यान से देखें। रेड कलर पेजेस आर सिंबॉलिक ऑफ द डेंजर दैट सम स्पीसीज ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, यह किसके लिए हो गया? रेड के लिए। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है स्पेशली किस जीवों को दर्शाने के लिए, तो यह पिंक के लिए होता है, क्योंकि जो पिंक कलर होता है वह स्पेशली ये जीवों को दर्शाता है। इसके बाद जो ग्रीन कलर होता है उसको, रेड डाटा बुक में जो ग्रीन कलर होता है उसको हम नॉर्मली, ग्रीन जो पेजेस आर यूज्ड फॉर दोज स्पीसीज दैट वे आर फॉर्मली इंडेंजर्ड बट हैव नाउ रिकवर्ड टू ए पॉइंट वेयर दे आर नो लॉन्गर थ्रेटेंड। तो अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह है कि 5 जून 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? थोड़ा करंट से संबंधित प्रश्न है, लेकिन पर्यावरण का है। जैसा कि आप जानते हैं पर्यावरण हमारा सिलेबस का हिस्सा है, और इस बार का जो थीम था 2021 का वह इकोसिस्टम रोटेशन था। इकोसिस्टम रोटेशन इसका सही जवाब हो गया। लेकिन अगर यह प्रश्न पूछ देता है कि इस बार, क्योंकि 1974 से या कोई ना कोई कंट्री इसको ऑर्गेनाइज करती है, तो किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया था? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 इज बीइंग हेल्ड इन पाकिस्तान। इसको भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18, और 11वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में स्थित किस नेशनल पार्क में नवंबर 2021 में अफ्रीकी चीते लाए जाने की घोषणा की गई? जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश से जो हमारे धरोहर, जो हमारे चीते थे वह चले गए, विलुप्त हो गए, मार दिए गए, और अब उनको लाया जा रहा है, पुनः बसाया जा रहा है। तो कहाँ पर उनका बसेरा बन रहा है? तो वह बन रहा है कूनो पालपुर नेशनल पार्क, जो कि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यह हो गया कूनो पालपुर नेशनल पार्क, अपने ध्यान में रखेंगे। बढ़ेंगे हम 19वें प्रश्न की तरफ, और 19वां प्रश्न आ गया आपका, वह एक बार पुनः जो है वह आपका एनवायरनमेंट से है। 4 या 5 प्रश्न मैंने सम्मिलित किए हैं इसमें। केंद्रीय प्रदूषण, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि का स्तर दिन तथा रात के लिए कितना निर्धारित किया है? थोड़ा सा टेक्निकल इशूज है, लेकिन ध्यान से रखिएगा। टेक्निकल इशूज इन द सेंस की इन सारी चीज़ों को, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपसे, कुछ ना कुछ तो घुमाकर पूछा ही जाएगा, क्योंकि प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन में आपका पार्टिसिपेशन है। ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द फिक्स्ड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर द डे एंड नाइट नॉइज लेवल फॉर रेजिडेंशियल एरियाज? अब इसका जो सही जवाब होगा वह होगा जो एरिया के लिए 55 dB यानी डेसिबल
और 45 dB यानी कि 45 डेसिबल। दिन और रात के लिए उन्होंने 55 और 45 को डिसाइड किया है रिहायशी एरियाज के लिए, रेजिडेंशियल एरियाज के लिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह आपका, मैंने जैसा कि आपसे बार बार बताया है कि हम सारे प्रश्नों को, सारे सिलेबस को टच करते हैं, तो यहाँ पर जो हम टच कर रहे हैं वह आपका हिस्ट्री आपके सिलेबस का हिस्सा है, यूनिट 5 का हिस्सा है। प्रश्न देखें, इनमें से किसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज आइंस्टीन ऑफ इंडिया? मैं आपको बता दूं, ये जो आर्यभट्ट, नागार्जुन, ब्रह्मगुप्त और सुश्रुत सारे भारत के रिनॉन्ड ऐतिहासिक, प्राचीन ऐतिहासिक हमारे धरोहर हैं, जिन्होंने हमारे नहीं बल्कि विश्व को बहुत सारा योगदान दिया है। लेकिन उसमें आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह है नागार्जुन। नागार्जुन इज नॉन एज द आइंस्टीन ऑफ इंडिया बिकॉज ही प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ शून्यवाद। उन्होंने जो शून्यवाद की अवधारणा का जो विकास किया था, इसके वजह से हम नागार्जुन को भारत के आइंस्टीन के तौर पर जानते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न एक बार इतिहास से है। जैसा कि आयोग इस तरह के प्रश्नों का चयन करता रहा है, थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल प्रश्न है, इसको वही लोग कर पाएंगे जो निश्चित तौर पर गंभीर विद्यार्थी होंगे। मैं बार बार अपने भी ग्रुप में कहता हूँ कि जो गंभीर हैं वही हमसे जुड़ें। जो केवल पार्टिसिपेट करने के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किए हैं उनको हमसे जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर भी यह थोड़ा गंभीर प्रश्न है, देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कह रहा है, अपने पति वाकाटक नरेश रुद्रसेन की मृत्यु के बाद किसने करीब 13 वर्ष तक शासन किया? अपने पिता के सहयोग से शासन किया। हम आपको बता दें कि गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जो प्रभावती गुप्ता थी, उसकी पति की जो मृत्यु हुई, वाकाटक नरेश की जो मृत्यु हुई, तो उसके अल्पवयस्क पुत्र की संरक्षिका बन करके प्रभावती गुप्ता ने 13 वर्षों तक अपने पिता के सहयोग से शासन किया। ध्यान में रखिएगा, 21 का ही सही जवाब हुआ। और अब हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में किसने कहा है कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था? इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आरसी मजमूदार। दोस्तों समय बहुत कम है, लगातार हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं। नदियों को जोड़ने की परियोजना का संबंध किस क्रांति से है? तो नदियों को जोड़ने की परियोजना का संबंध अमृत क्रांति से है। अमृत क्रांति इसका नाम दिया गया है। इस तरह से हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, इन सारे से आप अवगत हैं और अवगत निश्चित तौर पर होइएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न है, भारत का रूर नाम से किसे जाना जाता है? रूर जो कि जर्मनी का एक बहुत ही फेमस क्षेत्र है, जो कोयला उत्पादन और लोहे उत्पादन में प्रसिद्ध है। और भारत के रूप में जो है, भारत के रूर के रूप में जो एक छोटा नागपुर प्लेटू है, जो कि कवर करता है झारखंड, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल के एरियाज को, तो उसको हम जो है जानते हैं भारत के रूप में रूर के क्षेत्र में छोटा नागपुर पठार। इसका सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है आपका सोलर सिस्टम से है, जिसमें पूछ रहा है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह में स्थित है? तो यह जो है मार्स पर स्थित है, मंगल ग्रह पर स्थित है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसे ओलंपस मास भी बोलते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है, न्यायवादी सही है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक भी सही है, उपराष्ट्रपति भी सही है, जबकि अनुच्छेद 78 जो है वह राष्ट्रपति से रिलेटेड नहीं है। राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल है वह 52 से लेकर के संबंधित है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि 52 जो है वह राष्ट्रपति से रिलेटेड है, जबकि रेस्ट जो है 52 to 62, जबकि यह गलत है, यहाँ पर डी जो है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई है? ट्रेडिशनल प्रश्न है, 1 जनवरी 2015। यह सही जवाब हुआ। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लगा दिया गया। राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष है, प्रधानमंत्री सदैव इसके अध्यक्ष रहते हैं। यह गैर संवैधानिक संस्था है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 28वां प्रश्न है जो कि किस राज्य ने शहर के झुग्गी यानी स्लम एरियाज को मुक्त करने के लिए बसेरा स्कीम लॉन्च की है? तो बसेरा स्कीम लॉन्च की गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। इसको आप अपने ध्यान में रखेंगे। अब आ गया मेरा 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है, गिनी सूचकांक या गिनी गुणांक से आपका क्या मापा जाता है? तो इसको हम बता दें, जिस तरह से लॉरेंज वक्र से आय की विषमता मापी जाती है, उसी तरह से इनकम इनक्वालिटी को मापा जाता है। इसका 29 का सी सही जवाब हुआ। और बढ़ते हुए यथाशीघ्र मैं बता दूं कि ग्रीवेंस अधिकारी
किसे नियुक्त किया गया है फेसबुक के द्वारा, तो वह नियुक्त किया गया है स्मृति प्रिया। स्मृति प्रिया जो है ग्रीवेंस सेल के अधिकारी हैं। अब हम आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ पर कि हमको सबमिट करना है। इसी तरह की जो एनवायरनमेंट होनी चाहिए कि आपको विद इन टाइम सॉल्व करना है। यह देखिए मेरी जल्दीबाजी और थोड़ी सी मेरी गलती कि मैं एक्सप्लेन करने लगा, मैं उसको सबमिट कर रहा हूँ, मैं रिजल्ट देखता हूँ। अब आप देखिए सबमिशन हो रहा है। सबमिशन के बाद क्या रिजल्ट होता है इसको देखते हैं और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जो रिजल्ट है वो मुझे 60 में 60 मिला है। आशा करेंगे कि निकट भविष्य में आप भी इस तरह के मार्क्स प्राप्त करें और अपनी अनंतिम सफलता का वर्णन करें, स्वर्णिम सफलता का वर्णन करें। आपको ये वीडियो वॉच करने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। मैं कभी नहीं कहता कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब मैं कभी नहीं कहता कि आप लाइक करें, क्योंकि वो लाइक और सब्सक्राइब मुझे निश्चित तौर पर मिलते हैं। यह आपका सानिध्य मुझे निश्चित तौर पर प्राप्त होता रहा है। आपको वीडियो वॉच करने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद। अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है, आप निश्चित तौर पर हमसे जुड़ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।